हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता टॉपिक हमारा चल रहा है। वैदिक सभ्यता का परिचय हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता का परिचय पढ़ चुके हैं। जिसने वैदिक सभ्यता के परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने वैदिक सभ्यता का परिचय पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, है ना। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा है ना, बताया गया है। अब बात करें हम सेकंड है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है ना। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। अब हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, है ना। तो ऋग्वैदिक काल, इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, उतनी ही इस काल के बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त होती रही है ना। इस समय तक केवल ऋग्वेद ग्रंथ की ही रचना की गई थी, है ना। केवल ऋग्वेद ग्रंथ की ही रचना की गई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं, है ना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल सभ्यता कहलाई। मैंने ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आर्यों द्वारा निर्मित जिस सभ्यता का निर्माण किया गया वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता कहलाई। आर्यों की जो सभ्यता, उन्होंने जो सभ्यता का निर्माण किया वह ग्रामीणी सभ्यता कहलाई। और सिंधु सभ्यता वह शहरीकरण सभ्यता थी, है ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता कहलाई। और आर्यों की भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। मैक्स मूलर ने अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होते हुए बताया ऋग्वैदिक काल को, है ना। मैक्स मूलर ने अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होते हुए बताया। उसके समकालीन विद्वान, अब देखो मैक्स मूलर की बात करें अपन, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने इसका टाइम पीरियड जो बताया वो 1200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होते हुए बताया, है ना। लेकिन इसके समकालीन विद्वान, उसके जो समकालीन विद्वान थे, उन्होंने जो उसके समकालीन विद्वान
WDT हिंटन, सॉरी हिंटनी, है ना। WDT हिंटनी के अनुसार उन्होंने जो मैक्स मूलर ने टाइम पीरियड बताया उसकी उन्होंने आलोचना की, है ना। इस टाइम पीरियड की उन्होंने आलोचना की। उसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकारा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सकी कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। जब मैक्स मूलर के टाइम पीरियड की आलोचना की गई, किसने की? WT हिंटनी ने। इन्होंने जब उनके टाइम पीरियड की आलोचना की तो उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और बताया कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व से हुई थी, है ना, या फिर 1500 ईसा पूर्व, या 2000 या 3000। 1000 ईसा पूर्व या फिर कहें 1500 या फिर 2000 या फिर 3000 ईसा पूर्व हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, और यूरोप की तरफ भी गया था, है ना। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियां ऋग्वेद में मिलती जुलती हैं। अब देखो, ऋग्वेद में ईरानी भाषा, ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ अव्यक्ता की सूक्तियां ऋग्वेद में मिलती जुलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है। अगर इस भाषिक की समरूपता को देखें और उसके अनुसार अगर हम कहें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है। भाषा के आधार पर 1000 ईसा पूर्व इसका रचना काल आता है। लेकिन बेगाचकोई जो एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य इत्यादि को देखते हुए इस काल को और पीछे का माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने जब ज्योतिष गणना की तो उस आधार पर इसका काल 6000 ईसा पूर्व माना गया। जब बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना की तो उस आधार पर इस काल का जो टाइम पीरियड माना गया वह इस काल का 6000 ईसा पूर्व माना गया, है ना। अब देखो, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग गणना की जा रही है। इसका टाइम पीरियड एक निश्चित कि हाँ इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक इसका टाइम रहा, तो वो तो है नहीं। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्स मूलर ने कुछ और टाइम पीरियड बताया, है ना। फिर हिंटनी ने उसकी आलोचना की और फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर 6000 इसका टाइम पीरियड बताया। अब बात आती है कि हरमोन जेकाबू ने, जो हरमोन जेकाबू थे, हरमोन जेकोबी थे ने हरमोन जेकोबी ने इसे 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताया।
इसका टाइम पीरियड हरमोन जैकोबी ने 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताया। वही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विंटरनित्ज ने इसे 3000 ईसा पूर्व बताया। देखो विंटरनित्ज की बात करें, जो कि संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, है ना, विंटरनित्ज, इन्होंने इसका टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ये अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताया गया। अब हम बात करेंगे इनकी प्रशासन की। प्रशासन का मैंने प्रशासन के बारे में कुछ पॉइंट आपको कल की वीडियो में बताए थे, आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के प्रशासन के बारे में, है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं। देखो सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, है ना। जो एक कुल की बात करें तो एक छत के नीचे एक घर में जो सदस्य रहते थे उससे मिलकर कुल बनता था, है ना। इसके बाद बात करें ग्राम की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुल के बाद ग्राम है ना, ऐसे मैंने आपको बताया। तो कुल सबसे छोटी इकाई होती है कुल से मिलकर ग्राम बनता है। मतलब जो घर होते हैं, जैसे देखो एक घर, ठीक है, इसमें जो सदस्य रह रहे हैं उनसे मिलकर कुल बन रहा है ना। और इन घरों से मिलकर ग्राम बन रहा है। ग्रामों के संगठन से विश्व बनता है। जैसे ये ग्राम है ना, ये दूसरा ग्राम है, ये तीसरा ग्राम है, इनसे मिलकर विश्व बनेगा। अब विश्व के बाद विषयों से मिलकर जन बनता है ना। इन विषयों से मिलके जन बनेगा और जन से मिलके राष्ट्र बनेगा। मैंने आपको बताया कुल, जैसे एक घर में 6 सदस्य रहते हैं, है ना, तो इन सदस्यों से मिलके एक कुल बनता है ना। ये कुल बन गया इन सदस्यों से मिलके। अब इन घरों से मिलके ग्राम बना, है ना, इन ग्रामों से मिलके विश्व बना और इन विश्वों से मिलके जन बना और इन जन से मिलके राष्ट्र बना। तो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वह कुल होती थी, है ना। अब बात करते हैं हम कि जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। अब बात करते हैं विश्व की। तो विश्व का जो प्रधान हुआ करता था उसे विश्वपति कहा जाता था। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की। तो राष्ट्र का जो राजा हुआ करता था उसे राजन कहा जाता था, है ना। ये है हमारा प्रशासन। अब हम बात करते हैं इनके धर्म की कि ऋग्वैदिक काल में इनका धर्म। अब हम बात करते हैं इनकी धर्म की। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूं। प्राकृतिक
शक्तियां, है ना, इनकी पूजा होती थी, लेकिन कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं जैसे कृत्य, यातुधान, ससरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियां अर्थात राक्षस, पिशाच, अप्सराएं का जिक्र दिखाई पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियां कृत्य, यातुधान, ससस्परी आदि का जिक्र दिखाई देता था, जैसे राक्षस, है ना, पिशाच, अप्सराएं, अप्सराओं का जिक्र ऋग्वैदिक काल के धर्म में दिखाई देता था। ये तो था हमारा ऋग्वैदिक काल, जिसके बारे में हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, है ना। और ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना की गई है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद की रचना की गई है, वो है ऋग्वेद, है ना। और बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है। 3 वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है। तो अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक बताया गया, है ना। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों में के बीच में था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था, है ना। जैसे ये सिंधु है, सिंधु नदी है, और ये सरस्वती नदी है। तो इसके बीच में आर्यों का निवास स्थान था, है ना। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। पहले तो केवल ये इतने में ही इनका निवास स्थान था, लेकिन वह फिर संपूर्ण भारत में फैल चुके थे, है ना। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और सहायक नदियों का मैदान रहा। सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था वह गंगा रहा, और जो गंगा की सहायक नदियां थीं, उनका भी मैदान रहा। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार हो गया, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूं, जैसा कि मैं आपको आगे बता चुकी हूं विश्व के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में विश्व का विस्तार हो गया है ना। कई जन विलुप्त हो गए। विश्व का तो विस्तार हुआ, लेकिन जो जन थे वो विलुप्त हो गए। भरत, त्रिशु और तुर्वस जैसे राजन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। अब देखो, जो भरत है ना,
जो भरत, त्रिशु और तुर्वस जैसे राजनीतिक, भरत, त्रिशु, तुर्वस जैसे राजनीतिक हलकों से गायब हो गए और पुरु और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हुआ। अब देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हुआ, जैसे काशी, कौशल, विदेह या फिर कहें मिथिला, मगध और अंग। है ना, कुछ नए राज्यों का विकास हुआ। काशी, कौशल, विदेह, मगध, अंग, इन नए राज्यों का विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है उत्तर वैदिक काल में, है ना। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और यह ग्रामीणी सभ्यता थी, है ना। जो उत्तर वैदिक काल है वह ग्रामीणी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता थी, है ना। ग्रामीण सभ्यता थी और इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण सभ्यता थी, है ना। वैदिक सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब हम बात करेंगे इनके वर्ण की। प्राचीन भारत में भारतीय समाज को 4 जातियों में विभाजित किया गया है। 4 वर्णों में इसको विभाजित किया गया है ना, या फिर जातियों में विभाजित किया गया है। तो हम बात करें इन 4 वर्णों की या कहें जातियों की, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे, है ना। इनको वर्ण व्यवस्था कहा गया है। यह वर्ण क्रम पर आधारित था। पहली बार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरु सूक्त से प्राप्त हुआ है। इनका उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरु सूक्त से हमें प्राप्त हुआ है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब जन्म के आधार पर कैसे निर्धारित होने लगे थे, तो जैसे हम कहें ब्राह्मण क्या
मंदिर में पूजा करते उनको ब्राह्मण, है ना। क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेते उनको क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो खेती किसानी करते उनको वैश्य कहा गया। और शूद्र जो मतलब छोटा काम करते, शूद्र। जैसे ब्राह्मण का बेटा तो उसे, जो ब्राह्मण का बेटा उसे ब्राह्मण कहा गया, है ना। उसे पुजारी कहा गया। जो क्षत्रिय का बेटा उसे क्षत्रिय कहा गया, है ना। जो वैश्य का बेटा उसे वैश्य कहा गया। और जो शूद्र का बेटा उसे शूद्र कहा गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण पूजा करता है तो ब्राह्मण का जो बेटा हुआ उसे ब्राह्मण कहा गया, है ना। क्षत्रिय युद्ध में शामिल होते हैं, मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहा गया। वैश्य खेती किसानी करता है तो वैश्य का बेटा वैश्य कहा गया। और शूद्र है जो, तो शूद्र का बेटा शूद्र कहा गया। ऐसे जन्मों के आधार पर व्यवसाय तय किए गए, है ना। अब बात करेंगे हम आश्रम की, है ना। आश्रम की बात करें तो प्राचीन काल में मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित करता था। अब देखो, जो पहले के मनुष्य हुआ करते थे, प्राचीन काल के मनुष्य हुआ करते थे, वे अपने जीवन को 4 भागों में बांट दिया करते थे, है ना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, है ना। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये 4 भागों में अपने जीवन को बांट दिया करते थे, है ना। अब देखो ब्रह्मचर्य, तो 0 से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 0 से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और 25 से लेकर 50 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। किस जीवन का? गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। और 50 से लेके 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ जीवन का पालन करते थे। और 75 से लेकर 100 वर्ष तक ये सन्यासी जीवन का पालन करते थे, है ना। इन्होंने अपनी आयु को इन 4 भागों में बांट दिया। पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है। देखो, अब पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है ना। इन चारों का उल्लेख किस में मिलता है? जावालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना की गई। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद की रचना केवल ऋग्वैदिक काल में ही की गई, है ना। अब बात करेंगे हम वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो
वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं को शामिल किया गया है। अब 4 वेद है ना, वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं को शामिल किया गया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का उल्लेख वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। अब इन संहिताएं है ना, जिन संहिताओं को वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है उन संहिताओं की बात की जाए तो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांगों को भी शामिल किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो वेद हैं जो वैदिक साहित्य में शामिल किए गए हैं, और संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषदों, वेदांग आदि संहिताओं को भी शामिल वैदिक साहित्य में किया गया है। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं, है ना। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। श्रुति की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की, है ना, जो कि सबसे पुराना वेद है, सर्वप्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। 10 मंडलों में यह विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए। देखिए, ये 2 से लेकर 7 तक प्राचीनतम माने गए हैं, और 1 और 8, 9 और 10 है ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। ये 4 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त होते हैं। 1028 सूक्त ऋग्वेद में होते हैं, और 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में संग्रहित हैं, है ना। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के
ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। इनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था, है ना। ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाए, ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाए तो आयुर्वेद, आयुर्वेद इसका उपवेद है। और आयुर्वेद की रचयिता, आयुर्वेद की रचयिता की बात की जाए तो धन्वंतरी इसके रचयिता हैं, है ना। इसकी भाषा पदात्मक होती है। ऋग्वेद की जो भाषा होती है वो पदात्मक होती है। ऋग्वेद की भाषा पदात्मक होती है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र, है ना। गायत्री मंत्र। आस्तोमा शतमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। आस्तोमा वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र कंठस्थ किए जाते थे उनमें स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी और कक्षावृत्ति आदि इसके पुरोहितों के नाम होत्री हैं। आदि। ऋग्वेद में जो मंत्र होते थे उनको कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी, कक्षावृत्ति आदि, है ना। ये नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं। और इसके पुरोहित को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है ना, या फिर कहें पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है। और केवल ऋग्वेद की रचना ही ऋग्वैदिक काल में की गई है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना की गई है। अब हम बात करेंगे और अन्य ग्रंथों के बारे में। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, है ना।
हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हम बात करेंगे। यजु शब्द का मतलब होता है यज्ञ या कर्मकांड। यजु शब्द का मतलब यज्ञ या कर्मकांड से है। कर्मकांड से है, इसलिए इसका मुख्य विषय कर्मकांड है। यजुर्वेद का मुख्य विषय कर्मकांड है ना। यह पहला वेद, ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में मिश्रित है। ऋग्वेद केवल पद्यात्मक शैली में है ना। ऋग्वेद केवल पद्यात्मक शैली में है, लेकिन यजुर्वेद गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों शैली में है। मिश्रित है। इसके पाठ्यकर्ता या फिर कहें इसके पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के उपवेद की बात की जाए, यजुर्वेद के उपवेद की बात की जाए तो धनुर्वेद इसका उपवेद है। धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसके धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। है ना। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इनके मंत्रों का संकलन अनुष्ठान यज्ञ के समय शाश्वर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण किया गया है, जिसे मंत्र उच्चारण के साथ संपादन किए जाने का विधान सुझाया गया है ना। यजुर्वेद की जो भाषा कहें वह पद्य और गद्यात्मक दोनों में मिश्रित है, मैं आपको बता चुकी हूं, है ना। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये इनकी दो शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। अब देखो बात करें कृष्ण यजुर्वेद की। यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो इनकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। अब कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। देखो यजुर्वेद की तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। अब वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हम उनको भी देखते हैं। मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता,
मैत्रेयी, काठक, कपिनथल, कपिनथल तथा देखो मैत्रेयी संहिता, काठक संहिता, कपिनथल संहिता और संहिता, है ना। ये 4 शाखाएं कृष्ण की हैं, कृष्ण शाखा की, है ना। अब बात करें हम शुक्ल शाखाओं की। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, है ना। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रेयी, काठक, कपिनथल, संहिता। अब शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, 2 शाखाएं हैं, माध्यान्ह तथा कण्व संहिता। ये 2 संहिता शुक्ल यजुर्वेद शाखाओं की हैं, है ना। यह 40 अध्यायों में विभाजित हैं, यह 40 अध्याय में विभाजित है। यजुर्वेद 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख किया गया। देखो पहले राजसूय यज्ञ भी होता था, वाजपेयी यज्ञ भी होता था, तो वो यज्ञ का समारोह इसी वेद के से किया गया है। यजुर्वेद से ही पहली बार राजसूय, है ना, और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख किया गया है। राजसूय और वाजपेयी, राजसूय और वाजपेयी 2 समारोह, राजकीय समारोह का उल्लेख भी यजुर्वेद में किया गया है। जो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, उनका उल्लेख यजुर्वेद में ही किया गया है। चलिए मैंने आपको ऋग्वैदिक काल समझाया और ऋग्वैदिक काल में हर एक पॉइंट को क्लियर किया, है ना। अब हम सामवेद, अथर्ववेद और जो संहिताएं हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।